जय हिंद दोस्तों। यूथ एजुकेशन एकेडमी बिगिनिंग ऑफ सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जितेंद्र आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी का 4th सेशन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था स्वर, तो उसका एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हमने दो प्रकार से पढ़ा था, मूल स्वर, दीर्घ स्वर, यानी कि संधि स्वर ही बोलते हैं। तो हमारे मूल स्वर थे ए, ई, उ, री। दीर्घ स्वर हमारे दो प्रकार से बांटा गया था। दीर्घ स्वर को मूल दीर्घ स्वर, संयुक्त दीर्घ स्वर, आ, बड़ी ई, उ, संयुक्त दीर्घ स्वर, ए, आई, ओ, औ। तो ये हमारे थे मूल स्वर और दीर्घ स्वर, इन्हें संधि स्वर ही बोलते हैं। उत्पत्ति के आधार पर इन्हें दो प्रकार से बांटा गया। अब उच्चारण काल के आधार पर स्वरों को तीन प्रकार से बांटा गया था। इसे ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर, मूल स्वर जो होते हैं हमारे ए, ई, उ, री होते हैं। दूसरा था इसमें दीर्घ स्वर, गुरु स्वर, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, आ, जिसे आगत स्वर बोलते हैं दोस्तों। तो ये हमारा दीर्घ स्वर है। प्लुप्त स्वर वो स्वर था जिसमें 3 गुना समय लग रहा हो किसी को पुकारने में, जैसे राम। अब उसके बाद जीभ के आधार पर हमने स्वर देखे थे 3 प्रकार के, जिसमें अग्र स्वर ई, ए, आई, मध्य स्वर ए, पद स्वर आ, उ, ओ, औ, आ। उसके बाद हम दोस्तों मुखाकृति के आधार पर, तो मुखाकृति के आधार पर दोस्तों 4 प्रकार के स्वर होते हैं। समृद्ध स्वर ई, उ, अर्धसमृद्ध ए, ओ, विव्रत आ, अर्धविव्रत ए, ओ, आ। दोस्तों होस्ट के आधार पर, होठ या ओष्ठ के आधार पर हमने 2 प्रकार के स्वर देखे थे। आवृतमुखी स्वर ए, आ, ई, ए, आई। व्रतमुखी स्वर उ, ओ, औ। तो ये तो था दोस्तों लास्ट क्लास का रिवीजन क्लास। एग्जाम में इस तरह से पूछता है कि मूल स्वर कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, प्लुप्त स्वर कौन से होते हैं, हमारे अग्र स्वर कौन से हैं, पद स्वर कौन से हैं, मध्य स्वर कौन से हैं, उच्चारण काल के आधार पर पूछ लेगा। तो ये कितने प्रकार के हैं, कितने स्वर होते हैं, तो इस तरह से एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखना। और हाँ, ये कमेंट करके बताना कि मूल स्वर कितने होते हैं, दीर्घ स्वर कितने होते हैं, अग्र स्वर कौन से होते हैं, पद स्वर कौन से होते हैं। कमेंट करके जरूर बताना। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। आज का सेशन है व्यंजन का, हम पढ़ेंगे व्यंजन। तो व्यंजन हिंदी वर्णमाला में 39 है। तो व्यंजन ये होते हैं, इनका जो उच्चारण होता है स्वरों की सहायता से होता है। बिना स्वरों की सहायता से दोस्तों इसका उच्चारण नहीं कर सकते। जैसे मैं लिखूं कै, तो कै में स्वर है, कै के अंदर जो है वो स्वर है। तो स्वर अगर हमें इसको, ये जो होता है हलंत होता है, हल, हल, हल लगे व्यंजन को हलंत कहते हैं, तथा स्वर लगे व्यंजन को अजंत कहते हैं। ये था हमारा व्यंजन, जिसमें कि व्यंजन के साथ अगर स्वर लगा होता है साथ में तो उसे बोलते हैं अजंत। व्यंजनों के साथ, फिर सभी व्यंजनों के साथ स्वर लगे होते हैं। तथा शुद्ध व्यंजन की बात करें, अगर व्यंजन देखें तो दोस्तों व्यंजन, शुद्ध व्यंजन हमारे कितने हैं, 33। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, 39। 39
हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। जैसा एग्जाम में पूछेगा वैसे ही जवाब देना है, वैसे ही आंसर करना है। वर्णमाला में व्यंजन जो लगाए गए हैं क्रम के अनुसार लगाए गए हैं, जैसे हमने स्वर लगाए थे उच्चारण काल के आधार पर, उसी प्रकार से वर्णमाला में व्यंजन भी उसी आधार पर लगाए गए हैं। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? 52। जो हमारे व्यंजन हैं वो कितने हैं? 39। स्वर कितने हैं हमारे हिंदी वर्णमाला में? 13। अब हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं? 13, व्यंजन है 39। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 39। दोस्तों हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 39। तो इन्हें कितने प्रकार से? 4 प्रकार से विभाजित किया गया है, 4 प्रकार से बांटा गया है। तो पहला होता है स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं यह अभी क्लास में बताएंगे। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। तीसरा होता है हमारा, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। चौथा है संयुक्त व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन जो होते हैं दोस्तों 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन दोस्तों 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन दोस्तों ये भी 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं। अब ये टोटल कितने हुए? 37। जो हमारे 2 और व्यंजन हैं वो होते हैं उच्छिप्त व्यंजन, उन्हें बोलते हैं उच्छिप्त व्यंजन। अभी क्लास में बताऊंगा, क्लास की जैसे धीरे धीरे इन्हें बताऊंगा। तो उससे पहले हम वर्णमाला एक बार देख लेते हैं, वर्णमाला लिख लेते हैं कि किस तरह से हमारी वर्णमाला है। उसके बाद में इन्हें एक एक टॉपिक को लेके चलूंगा, एक एक को बड़े सिस्टमेटिक वे से बताऊंगा, बड़े अच्छे तरीके से। वर्णमाला लिखते हैं। जो हमारी वर्णमाला है, वर्णमाला, इसमें 5 वर्ग हैं। कै वर्ग, कै, खे, गे, घे, ड़े। चै वर्ग, चै, छे, जै, झै, अड़े। उसके बाद आता है टै वर्ग, टै, ठै, ढै, ढै, ड़ै। उसके बाद आता है तै वर्ग, तै वर्ग, तै, ठै, दै, ढै, नै। उसके बाद आता है दोस्तों पै वर्ग, पै, फै, बै, भै, मै। तो दोस्तों ये है वर्णमाला। तो वर्णमाला में हमारे ये हो गए, इन्हें बोलते हैं स्पर्श, स्पर्शी या स्पर्श व्यंजन इन्हें कहा जाता है। तो ये हमारे टोटल कितने होते हैं? 25 हमारे स्पर्शी व्यंजन होते हैं। तो जो हमारे डै डै हैं उच्छिप्त व्यंजन, डै और डै, तो इसी में वर्ग में आते हैं। उच्छिप्त व्यंजन भी इसी वर्गों में रखा गया है। अब बात करते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन हमारे कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होंगे, इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुख के किसी स्थान को स्पर्श करेगी। तो ये हमारे स्पर्श व्यंजन होंगे। तो स्पर्श व्यंजनों में हमने देखा 5 वर्ग होते हैं हमारे, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग।
तो अब इन्हें उच्चारण काल के आधार पर इनका उच्चारण काल देख लेते हैं कि उच्चारण काल क्या है। इन्हें याद करने के लिए सबसे अच्छा वो है कि कैचेट तप कचट तप कचट तप, कैचेट कचट तप कचट तप। अब इन्हें उच्चारण काल के आधार पर देख लेते हैं कि कंठ से कौन सा बोला जाता है, तालु से कौन सा बोला जाता है, दंत से कौन सा बोला जाता है, मूर्धन्य से कौन सा बोला जाता है, और ओष्ठ या होठ से कौन सा बोला जाता है। तो उच्चारण स्थान देखते हैं। तो इसमें एक ट्रिक है याद करने की कि जब ये बोले जाएंगे तो ये ट्रिक है दोस्तों, के टी एम डी एच, के टी एम डी एच। एम डी एच तो आपने सुना ही होगा, एम डी एच मसाले। तो के टी याद करने की ट्रिक है के टी एम डी एच, के टी एम डी एच, के टी एम डी एच। एक दो बार रिपीट करोगे याद हो जाएगी, के टी एम डी एच। कैसे? कंठ, टी से तालव्य जो इनका उच्चारण स्थान है तालव्य, एम से मूर्धन्य, डी से दंत, एच से ओष्ठ या होठ, इनका उच्चारण स्थान है। तो दोस्तों कंठ का जो उच्चारण स्थान है वो कै वर्ग है। कै वर्ग यो कंठ का उच्चारण स्थान है, जो कंठ से व्यंजन बोले जाते हैं, कै खे गे घे ड़े। अब बात करें कंठ से, तो कंठ से दोस्तों ये जो बोले जाते हैं कै वर्ग, यानी कि इनका उच्चारण करते समय जीभ के पिछले भाग से कोमल तालु, जीभ के पिछले भाग से कोमल तालु से स्पर्श जो ध्वनि होती है वो कंठीय ध्वनि होती है। मतलब कहने का ये है कि जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो जो हमारा जीभ है, तो जीभ का जो पिछला भाग है वो कोमल तालु को स्पर्श करेगा, तो जो हमारी ध्वनि निकलेगी वो हमारी कै वर्ग यानी कि कंठ से ध्वनि निकलेगी। तो कंठ से ध्वनि कै खे घे घे ड़े, ये हमारे होते हैं कंठ से। दोस्तों तालव्य जो होती है साउंड, जो तालव्य ध्वनि होती है वो हमारी चै वर्ग होती है, चै छे जय झे ड़े। तो चै छे जय ड़े, तो जीभ का जो अग्रभाग होता है वो तालु को छूता है, तालु को छूता है, तो उससे जो ध्वनि निकलती है वो तालव्य ध्वनि निकलती है। तो पहले कंठ से निकली, उसके बाद तालव्य से। दोस्तों मूर्धन्य से बात करें तो मूर्धन्य की जो ध्वनि होती है, जो हमारा मूर्धन्य मतलब यानी कि मूर्धा, मूर्धा जो कठोर तालु होता है वो मूर्धा होता है। यानी कि जब जीभ उल्टी हुई नोक का निचला भाग, मतलब जो जीभ है उसकी उल्टी हुई नोक का निचला भाग मूर्धा से स्पर्श करता है, तो कौन सी ध्वनि निकलती है दोस्तों? मूर्धन्य ध्वनि निकलती है। तो मूर्धन्य ध्वनि दोस्तों टै वर्ग होता है, टै ठे डे डे ड़े, ये हमारे होते हैं मूर्धन्य ध्वनि। इनका उच्चारण स्थान है मूर्धन्य टै वर्ग का। अब दोस्तों दै वर्ग होता है, यानी कि डी दंत, यानी कि तै वर्ग। तै वर्ग हमारा होता है तै थे दे धे ने। दंत की बात करें दोस्तों, दंत की, तो जो हमारे दंत होते हैं तै थे दे धे ने। तो जो जीभ है, तो जीभ की जो नोक है, जो जीभ की नोक है वो ऊपरी दांतों को स्पर्श करती है। जैसे मैं बोलूं टे ठे दे धे, तो जो जीभ की ऊपरी नोक है वो इन्हें स्पर्श कर रही है, तै थे दे, मतलब कि ऊपर वाले दांतों को स्पर्श कर रही है। दोस्तों इसमें होता है ओष्ठ, अगला है इसमें दोस्तों ओष्ठ। इसका उच्चारण स्थान होता है पै वर्ग का, ओष्ठ से होता है, होठों से होता है। तो होठों से ये दोस्तों होता है, तो जो हम श्वास छोड़ते हैं तो वो हमारा श्वास रुक जाता है, थोड़ा सा रुकावट होती है। जो रुकावट होती है वो ध्वनि ओष्ठ से निकलती है। तो जो हमारे व्यंजन हैं पै फै बै भै मै, इन व्यंजनों का जो उच्चारण है वो ओष्ठ से होता है, यानी कि होठों से होता है। तो ये तो था हमारा स्पर्श व्यंजन कि हमारे स्पर्शी व्यंजन कौन कौन से हैं। स्पर्शी व्यंजन हमारे कौन कौन से हो गए?
स्पर्शी व्यंजन दोस्तों हमारे हो गए 25, जिसमें कि कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग, ये 5 वर्ग इसमें आते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों अंतस्थ व्यंजन ये, रे, ले, वे, ये कितने होते हैं? 4 होते हैं दोस्तों। अंतस्थ व्यंजन दोस्तों 4 होते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण, अब ये अंतस्थ क्या होता है? जो ये व्यंजन है, इन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों व व्यंजनों के बीच का होता है। स्वर व व्यंजनों के बीच में होता है। आधे स्वर होते हैं, आधे व्यंजन होते हैं। जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो जो हमारा मुंह है वो संकुचित होगा, फिर जो वायु है वो स्वरों की भांति बीच से निकल जाएगी। तो ये हमारे अंतस्थ व्यंजन होंगे। तो अंतस्थ व्यंजन हमारे कौन कौन से हैं? ये, रे, ले, वे, ये, रे, ले, वे, ये, रे, ले, वे। तो ये जो दो हैं हमारे ये और वे, ये और वे, तो ये है हमारे अर्ध स्वर भी बोलते हैं इन्हें, अर्ध स्वर। इन्हें यण स्वर भी बोलते हैं। यण संधि में इनका प्रयोग करते हैं। जब संधि पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि संधि में इस किस तरह से प्रयोग होते हैं। ये जो है ये अर्ध स्वर, ये अर्ध स्वर इस तरह से हैं जो ध्वनि कभी स्वर हो कभी व्यंजन हो, जो ध्वनि कभी स्वर हो कभी व्यंजन हो, इसलिए इन्हें आधे स्वर आधे व्यंजन कहा गया है। तो ये हमारे अंतस्थ व्यंजन है ये, रे, ले, वे। और जो हमारे अर्ध स्वर हैं, अर्ध स्वर व्यंजन हो गए हमारे ये और वे। अब रे होता है हमारा लुंठित व्यंजन बोलते हैं, लुंठित। रे को लुंठित व्यंजन कहते हैं। अब लुंठित नाम तो कुछ नया नया सा है, सुनने में भी अजीब लग रहा है, लुंठित। तो लुंठित का मतलब क्या होता है? तो लुंठित का मतलब है जब इस व्यंजन का उच्चारण करेंगे तो जीभ है तालु से लुढ़क जाएगी। मतलब कि इसका उच्चारण करते समय जीभ में कंपन होता है। जैसे मैं इसका उच्चारण करूं रे 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 रे, तो रे जो हो रहा है तो उसका कंपन हो रहा है जीभ में। तो ये जो होता है हमारा लुंठित व्यंजन होता है। अब इसके बाद बात करें दोस्तों, ये होता है दोस्तों ले, इसे बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन। अब दोस्तों पार्श्विक व्यंजन क्या होता है? दोस्तों पार्श्विक व्यंजन, इस व्यंजन के उच्चारण में जीभ तालु से टकराकर, यानी कि तालु को तो छुएगी किंतु हवा जीभ के बगल से निकल जाएगी। मतलब बगल मतलब पावर्स, यानी कि बगल से निकल जाएगी। तो ये जो होता है हमारा पार्श्विक व्यंजन होता है। अब दोस्तों इनका उच्चारण स्थान देख लेते हैं कि इनका उच्चारण स्थान कौन कौन सा है, कि य का उच्चारण स्थान कौन सा है, रे का उच्चारण स्थान कौन सा है, ले का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो ये देख लेते हैं दोस्तों। तो य का जो उच्चारण स्थान है वो उच्चारण स्थान है दोस्तों तालु या तालव्य। तालु या तालव्य, य का उच्चारण स्थान तालु या तालव्य है। अब दोस्तों रे और ले, रे और ले, इनका उच्चारण स्थान वर्ष्य से होता है। इन्हें वर्ष्य व्यंजन भी बोलते हैं। मतलब इसका ये है कि दंत, मूल और मसूड़ा, मतलब कि जीभ जब हम इनका इस रे और ले का उच्चारण करते हैं तो जो हमारी जीभ है वो ऊपरी मसूड़ों को स्पर्श करती है। तो जैसे मैं बोलूं रे रे रे,
ले ले, तो ऊपर के जो मसूड़ा है उसे स्पर्श कर रही है। तो दोस्तों बै का जो उच्चारण स्थान है वो है दंतोष्ट्य, दंतोष्ट्य, दंतोष्ट्य। तो बै का जो उच्चारण स्थान है वो है दंतोष्ट्य, मतलब कि ऊपर का दांत और नीचे का होठ जो है हमारा, ये इसका उच्चारण स्थान है। जैसे मैं बोलूं वे 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 वे, तो निचला होठ है, ऊपर का दांत है, तो इसके उच्चारण में निचला होठ और ऊपर का दांत प्रयोग होता है। इसके उच्चारण में जो ध्वनि निकलती है वो निचले होठ और ऊपर के दांत से निकलती है। दोस्तों तीसरा होता है ऊष्म संघर्षी व्यंजन। तो दोस्तों ऊष्म संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं? 4। अब 4 तो होते हैं दोस्तों। ये क्या होता है ऊष्म संघर्षी व्यंजन? तो ये जो हमारे ऊष्म संघर्षी व्यंजन है से है, तो ये हमारे हैं ऊष्म संघर्षी व्यंजन। तो ऊष्म संघर्षी व्यंजन मतलब कि जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो हवा मुख के किसी स्थान पर रगड़ा खाएगी, तो रगड़ा खाकर जो निकलेगी तो उसमें घर्षण पैदा होगा, घर्षण पैदा होगा, तो उसके बाद उसमें उष्मा होगी, उष्मा होगी, उसमें गर्मी पैदा होगी, तो गर्मी पैदा जो होने के कारण इन्हें ऊष्म व्यंजन बोला जाता है। जब हम इन्हें बोलते हैं तो इसमें घर्षण लगता है, जैसे से है, तो ये जो घर्षण है वो इसी कारण इन्हें ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। अब इनका दोस्तों उच्चारण स्थान देख लेते हैं कि उच्चारण स्थान कौन सा है। तो से का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों वो है तालु, तालु से का उच्चारण स्थान है। जो इसका ये से है तो से इसका जो उच्चारण स्थान है वो है मूर्धन्य। कहां से बोल जाता है? मूर्धन्य। जो इसका से, इस से का जो उच्चारण स्थान है वो है वर्त्स्य। अब बचा हमारे पास है, तो है यो है दोस्तों, है को काकल्य व्यंजन या स्वर यंत्रीय व्यंजन स्वर यंत्र बोलते हैं। अब दोस्तों एग्जाम में पूछा जाए कि काकल्य व्यंजन कौन सा है, तो आप बता दो कि काकल्य व्यंजन है होता है, एकदम से बता दोगे आप कि काकल्य व्यंजन है होता है। तो ये काकल्य व्यंजन होता क्या है? तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख गुहा खुली हुई होती है, जो हम बोलते हैं इसका उच्चारण करते हैं, तो हमारी जो मुख गुहा है वो खुली है, तथा फिर उसके बाद जो वायु बंद कंठ को खोलकर बाहर निकलती है, झटके से बाहर निकलती है, तो ये काकल्य व्यंजन होता है। तो काकल्य व्यंजन में हमारा है। तो दोस्तों ये तो हो गया तीसरा नंबर। चौथा पॉइंट है दोस्तों संयुक्त व्यंजन। जो हमारे संयुक्त व्यंजन है वो कौन कौन से हैं? संयुक्त व्यंजन हमारे दो व्यंजनों के संयोग से बनता है, तो नाम ही संयुक्त है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन मतलब कि दो व्यंजनों के योग से बन रहा है, के संयोग से। तो इसमें दो व्यंजनों का संयोग होता है। तो जो हमारे संयुक्त व्यंजन है छ, त्रय, जय, श्रय, तो ये होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। अब जो संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के योग से बना है, संयोग से बना है, तो इसमें जो व्यंजन है वो कै प्लस से। त्रय में जो व्यंजन है तय प्लस रे, इनके संयोग से बना है।
जय में जो व्यंजन है जय प्लस रे, और श्रेय में जो व्यंजन है वो है हमारा से प्लस रे। तो संयुक्त व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 4। तो दोस्तों ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, क्षय, त्रय, जय, श्रेय। तो कै प्लस से के योग से बनता है क्षय, तय प्लस रे के योग से बनता है त्रय, जय प्लस अणय के योग से बनता है जय, और से प्लस रे के योग से बनता है श्रेय। तो दोस्तों ये होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। अब आता है हमारा उच्छिप्त व्यंजन, जो अभी हम बात कर रहे थे, अभी हमने पढ़ा था ये उच्छिप्त व्यंजन क्या होता है। उच्छिप्त व्यंजन इसे द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही हो लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लग रही है। कमेंट करके ये भी बताना कि हमारे जो वर्ण है वो कितने प्रकार के होते हैं, और मूल स्वर कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, अग्र स्वर कौन से होते हैं, और वर्णों में कौन सा स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन में कितने कितने व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन के अंदर कितने व्यंजन होते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों उच्छिप्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। तो जो हमारे होते हैं डे और डे, ये हमारे 2 होते हैं उच्छिप्त व्यंजन। इनका उच्चारण जीभ के पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करता है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जो हमारी जीभ है पहले ऊपर उठेगी, फिर मूर्धा को स्पर्श करेगी, फिर उसके बाद झटके से नीचे आएगी। तो जो हमारी ये झटके से जब नीचे आती है तो जो ध्वनि निकलती है वो उच्छिप्त व्यंजन की ध्वनि निकलती है। तो ये जो उच्छिप्त व्यंजन है हिंदी में नवीन विकसित हुए हैं, नवीन विकसित हुए हैं। संस्कृत भाषा में ये शब्द ही नहीं है। तो दोस्तों इनका जो अगर इनका प्रयोग किया जाए तो इनका प्रयोग किसी शब्द के शुरू में नहीं कर सकते। शुरू में इनका प्रयोग होता नहीं है, इनके प्रयोग से कोई शब्द नहीं बन सकता। जो इनका प्रयोग है बीच में या बाद में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? बीच में या बाद में। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, गरुण, तो ये गरुण हुआ तो बाद में इसका प्रयोग होता है, बीच में प्रयोग नहीं होता। ये था हमारा व्यंजनों का उच्चारण स्थान कि कौन सा कहां कहां होता है। उम्मीद करता हूं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो, पसंद आई तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी क्लास का अपडेट होगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। कल का जो हमारा टॉपिक होगा वर्णों का वर्गीकरण, कि मतलब व्यंजनों का वर्गीकरण हम कल देखेंगे। व्यंजनों का वर्गीकरण कल देखेंगे। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।